हेलो एवरीवन स्टूडेंट। व्यापम सब इंजीनियर वाले स्टूडेंट के लिए हम सेकंड क्लास लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ITI TO वाले जो स्टूडेंट हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट करके हमें बोल रहे हैं कि सर ITI TO की क्लास स्टार्ट करें। तो मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि ITI TO का सिलेबस जो है वो टेक्निकल सिलेबस ही होता है और व्यापम सब इंजीनियर का भी जो सिलेबस है वो टेक्निकल ही सिलेबस है और दोनों का पैटर्न जो है वो एज अ सेम है उसमें दिया हुआ है। यदि आप देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न तो क्वेश्चन का लेवल भी जो है दोस्तों एज अ सेम मिलेगा आपको। ITI TO का भी जो मिलेगा आपको क्वेश्चन का लेवल व्यापम सब इंजीनियर की तरह ही मिलेगा। और ऐसा ही जितने भी व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होती है जिसमें टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो व्यापम सब इंजीनियर का भी जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका भी लेवल आपको ITI TO के अनुसार ही वैसे ही एज अ सेम मिलेगा लेवल। तो यदि हम किसी एक एग्ज़ाम के लिए भी कवर करते हैं तो दोनों एग्ज़ाम के लिए आराम से प्रिपरेशन हमारी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे कि जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो एज अ सेम लेवल होगा। ITI TO का भी और व्यापम सब इंजीनियर का भी लेवल दोनों सेम मिलेगा आपको। यदि आप यहाँ से जितनी भी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ है पूरी से टेस्ट सीरीज़ को आप अटेंड करते हैं, जितनी भी क्लासेस लगाई जाती है ITI TO के लिए हो या फिर व्यापम सब इंजीनियर के हो, तो यदि आप यहाँ से क्लास लगाते हैं तो आपके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये मिलेगी कि जो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का भी सिलेबस कवर हो जाएगा और इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट का सिलेबस कवर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने जो जितने यूथ कंपटीशन की बुक है पूरी यूथ कंपटीशन की बुक को हमें हल करना है तो विथ कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है इसके ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है और ये पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे ये जो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन नंबर 16 ये DMRC 2015 में आया हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल है एज अ सेम मिलेगा आपको, घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्यापम सभी इंजीनियर हो चाहे ITI TO की एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो एज अ सेम लेवल होगा, क्योंकि दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका लेवल को आपको ध्यान में रखते हुए ही हम क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए हम यहाँ पर जो यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं दोस्तों, तो यहीं से हम कवर करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक बुक से क्वेश्चन कवर नहीं किए जाते। पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन का यहाँ पर हमने संकलन किया है और यहीं से क्वेश्चन फिर पूछे जाते हैं। यदि क्वेश्चन का लेवल यदि ऐसा ही वो एज अ सेम लेवल होगा तो इसमें जिस क्वेश्चन के आंसर जो दिए हुए हैं चार ऑप्शन में भी 4 क्वेश्चन कवर होते हैं दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज वाट। इट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा एक वाट की तरह नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि हम जब तक यूनिट्स हमें याद नहीं होगी तो यूनिट्स याद नहीं रहेगी तो दोस्तों हम इसका सही आंसर नहीं लगा पाएंगे। तो हमें वाट जो है ये पावर की यूनिट है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि इसके 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन ए दिया है जूल पर सेकेंड, ऑप्शन बी दिया है एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम दिया हुआ है, ऑप्शन सी है ओम स्क्वायर पर ओम, वोल्ट स्क्वायर पर ओम, और ऑप्शन डी दिया है वोल्ट पर एम्पियर। तो वाट यदि जो इकाई है ये पावर शक्ति की इकाई होती है वाट। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि इसे अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यदि इसकी यूनिट देखें तो यूनिट को भी 2 तरीके से लिखा जाता है। यदि P हम पावर की बात करें तो P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। यदि पावर की बात करें तो P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है दोस्तों। अब ये V क्या है, वोल्टेज है, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वोल्टेज की इकाई वोल्ट हो जाएगी और करेंट की एम्पियर हो जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट एम्पियर। इसकी इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, वोल्ट एम्पियर। तो इसे शॉर्टकट में यदि पावर की यदि इकाई को हम यदि रिप्रेजेंट करें तो वोल्ट एम्पियर में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया पावर की जो इकाई है। यदि इसको हम इसकी यूनिट्स को देखें तो एक और फार्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R भी होता है। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर V का मान हम I इंटू R रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब यहाँ पर यदि कैलकुलेशन करें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई होता है। अब यदि यहाँ पर हमने
V का मान यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया हमने आई आर, और ये आई तो ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा दोस्तों। ये पावर लॉस, जब आप पावर लॉस निकालेंगे टेक्निकल में, जब पावर लॉस निकालेंगे तो ये आई स्क्वायर आर जो है, मतलब किसी मशीन में भी लॉसेस होते हैं तो ये आई स्क्वायर आर लॉस ही होता है दोस्तों, हीट के रूप में डिसिपेट होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे इसका फार्मूला, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। अब यदि इसको एनर्जी के रूप में लेते हैं तो एनर्जी के रूप में यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों, तो ये टी को काउंट किया जाता है। तो एनर्जी के रूप में यदि देखते हैं आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और ये टी इसके साथ इंटू में हो जाएगा। अब यहाँ देखें तो ये जो टी है ये काउंटेबल है और ये टाइम को शो करता है, आर रजिस्टेंस को शो करता है, ठीक है, और आई स्क्वायर जो है ये करेंट को। इट मीन्स ये पावर जो लॉस हो रहा है, शक्ति वेव जो हो रही है, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है दोस्तों। तो ये वही दिया हुआ है, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो इसमें शक्ति और समय दोनों को जब ऐड कर दी, इंटू में कर दिया जाता है, तो ये होता है जूल, और इसकी इकाई क्या है, ऊर्जा की इकाई जूल हो जाएगी। और यदि इसको कैलकुलेशन करके निकाले तो वाट इंटू सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वाट जो है ये जूल पर सेकेंड हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि वाट जो है ये, इसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो वाट को इधर लाना पड़ेगा आपको, पक्षांतर करेंगे और जूल इधर आ जाएगा, तो जूल के अपान में सेकेंड हो जाएगा। तो वाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर वाट को हम जो है यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा वाट इज इक्वल टू आई इंटू आर, और आई इंटू आर को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपान आर, और V जो है वाट को हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई भी लिख सकते हैं। तो मतलब इसके तीन फार्मूले हुए, पहला फार्मूला हुआ आई स्क्वायर आर, दूसरा फार्मूला हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर, तीसरा फार्मूला हो जाएगा V इंटू आई। तो ये इसके तीन फार्मूले हैं दोस्तों, तीनों फार्मूले को हमें याद रखना होगा। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर शक्ति की इकाई तो हमें समझ में आ गई, वोल्ट पर एम्पियर। अब यदि आपको वैसा ही आपको वाट के बारे में पूछे, या वाट जो है उसको कैलकुलेशन करके आप उसको कन्वर्ट करना चाहें यूनिट्स कन्वर्जन में, तो ये जूल पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम इज़ द यूनिट ऑफ, ओम इज़ द यूनिट ऑफ मतलब कि ओम किसकी इकाई है। तो ओम किसकी एक इकाई है, देखेंगे चार ऑप्शन, इसका आंसर तो सभी स्टूडेंट को पता होगा। चलिए अब देखेंगे ओम जो है ये ओम यूनिट कैसे पड़ा। तो आपको पता होगा प्रत्येक कंडक्टर का स्वयं का एक रेजिस्टेंस होता है, जिसे सेल्फ रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है ये ओम होती है दोस्तों। और ये जो रेजिस्टेंस की यूनिट है ये कैसे हमें प्राप्त हुआ, तो ओम के नियम से प्राप्त हुआ दोस्तों, ओम्स लॉ से। और ओम्स लॉ ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम किसकी इकाई हो जाएगी दोस्तों, रेजिस्टेंस की इकाई हो जाएगी। तो ऐसा कैसे संभव है, तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ओम प्रतिरोध की इकाई होती है, बिल्कुल सही है। करंट की जो है रेजिस्टेंस की इकाई होती है, और करंट की इकाई दोस्तों एम्पियर होती है, ठीक है। वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, तथा जो करंट की इकाई है वो एम्पियर होती है, और वोल्टेज की इकाई दोस्तों वोल्ट होती है। अब यहाँ पर रिलेशन यदि देखें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। अब यही आई इंटू आर जो है ये रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। अब ये कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये कंडक्टर का नेचर होता है, इसीलिए इसे कांस्टेंट माना जाता है। कांस्टेंट इसीलिए माना जाता है क्योंकि प्रत्येक कंडक्टर का, सभी कंडक्टर का सेल्फ रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, और ये रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी उसके मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किस कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस होगा। यदि आप कॉपर का कंडक्टर यूज़ करेंगे तो कॉपर के कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है। यदि आप एल्युमिनियम का कंडक्टर यूज़ करते हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी अकॉर्डिंग टू कॉपर ज़्यादा होगी। यदि आप सिल्वर कंडक्टर यूज़ करते हैं तो सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होगी अकॉर्डिंग टू कॉपर
कम होगी दोस्तों। तो आप इस तरीके से यहाँ पर जैसे जैसे मटेरियल को यूज़ करेंगे उस हिसाब से रेजिस्टिविटी उसकी होगी। तो यहाँ पर ये जो R है यही इसी को कांस्टेंट मान हम इसको वैल्यू को रखते हैं दोस्तों। चलिए ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। द 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है, 3 मौलिक परिमाण कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन 2015 में DMRC में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, उनको बहुत दिक्कत हो जाती है कि क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आते। अब हम आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं ये टोटल हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में है दोस्तों। तो इंग्लिश वाला जो स्टूडेंट है वो भी कॉन्सेप्ट समझ सकता है और हिंदी वाला स्टूडेंट भी कॉन्सेप्ट समझ सकता है। चलिए, द 3 फंडामेंटल्स क्वांटिटीज आर, तो 3 मौलिक परिमाण कौन कौन से होंगे। सबसे पहले देखेंगे मौलिक परिमाण जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होती है। किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर, मैटर के अंदर आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। चलिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है मॉस, दूसरा है लेंथ और तीसरा टाइम। तो 3 आपने देखा होगा 3 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ होती है वो कौन कौन सी होती है। तो 3 फंडामेंटल आपने ऐसा देखा होगा MLT, इस टाइप से आपने जब यूनिट्स को पढ़ा होगा दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट्स आपने पढ़ा होगा बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स में। तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स में दोस्तों ये MLT इस टाइप से पढ़े होंगे आपने। M यानी का होता है मॉस, L मीन्स लेंथ और जो T है ये मीन्स हो जाएगा टाइम। तो MLT M0 L पर -1 का स्क्वायर इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। तो इसमें मॉस, लेंथ और टाइम 3 दिया है, मॉस, लेंथ, टाइम। इसे पुंज, लंबाई और समय हिंदी में कहा जाता है। सेकंड दिया है मोमेंटम, फोर्स और वॉल्यूम, संवेग, बल और आयतन। सी दिया है मॉस, फोर्स और टाइम मतलब पुंज, बल और समय। ऑप्शन डी दिया है मॉस, प्रेशर और हाइट मतलब पुंज, दाब और ऊंचाई। तो सभी स्टूडेंट को पता है, यदि आपने 10th 12th में पढ़ा होगा बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स करके, तो यहाँ से यदि आपने पढ़ा होगा दोस्तों तो मॉस, लेंथ और टाइम ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर, क्वांटिटीज़ के अंदर आते हैं। किसी भी उसका मॉस होगा, लेंथ होगा, उसका टाइम होगा दोस्तों। ये इस टाइप से इसको 3 मौलिक परिमाण जो है इसको लिया गया है, जिसमें से मॉस, पुंज मीन्स मॉस होता है, लंबाई मीन्स लेंथ और समय टी को रिप्रेजेंट करता है। मीटर वह लंबाई होता है दोस्तों जो किसी शून्यांक में विकिरण के द्वारा उत्पन्न, ये विकिरण द्वारा उत्पन्न क्वांटिटीज़ का मान दिया है 16, 50, 63.73 तरंग की जो लंबाई है के बराबर होती है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है MLT, इसे याद आपको रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 मेगा ओम इक्वल्स टू मतलब 1 मेगा ओम किसके बराबर होता है। मेगा ओम को इस टाइप से लिखा जाता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। तो 1 मेगा ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं 4, 10⁻⁶ ओम। ऑप्शन बी दिया हुआ है 10⁻⁻⁶ ओम। ऑप्शन सी दिया है 10⁻³ ओम एंड ऑप्शन डी दिया है 10⁸ ओम। तो दोस्तों किलो, देखो किलो में कितना होता है, यदि किलो की बात करें तो 10⁻³ की पावर होती है, ठीक है। उस वैसे ही यहाँ पर देखेंगे हम मेगा, तो मेगा ओम में 10⁻ कितने की हो जाएगी दोस्तों, तो ये 10⁻⁶ की हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मेगा ओम में 10⁻⁶ ओम की हो जाएगी, क्योंकि 1 मेगा ओम जो है वो 10⁶ ओम के बराबर होता है, 10⁻⁶ ओम के बराबर होता है। यदि 1 किलो ओम होता दोस्तों तो 1 किलो ओम कितना हो जाता, 1 किलो ओम 1 किलो ओम बराबर कितना हो जाएगा 10⁻³ ओम, ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना होगा। चलिए अब सर कहेंगे आपकी यदि 1 किलो ओम कितना होता है 10⁻³ ओम, और 1 गीगा ओम बराबर कितना हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में यहाँ पर 1 गीगा ओम लिखा रहता, 1 गीगा ओम, तब आप ऐसे कितना लिखते, गीगा ओम में 10⁹ ओम हो जाएगा।
10 पे 9 की घात आ जाएगी। तो किलो, मेगा और गीगा दोस्तों आपको याद रखना हुआ। यदि 1 माइक्रो ओम आपको पूछ लिया जाता तब आप कैसा करते, तो 1 माइक्रो ओम इज इक्वल टू हो जाता है 10⁻⁻6 ओम। 1 माइक्रो ओम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 ओम हो जाता है। तो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। ये जो कॉन्सेप्ट दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 10 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर में आबद्ध हैं, मतलब जोड़े गए हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब 10 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर में है दोस्तों, तो समांतर में जब फार्मूला जो होगा समांतर का, ये फार्मूला क्या होगा, चलिए ये देखेंगे। तो आपको पता है तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा निकाला जाता है, तो कुल प्रतिरोध की बात की गई है। तो चलिए इसे बनाने सॉल्व करने का कुछ बेसिक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक का हम यूज़ करेंगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले तो ऑप्शन ए दिया है 10 ओम से कम, 100 ओम से कम, लेस देन 100 ओम, और ऑप्शन सी दिया है 1 ओम, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो 10 ओम कितना दिया है स्टूडेंट, 10 ओम कितने प्रतिरोध है, 10 प्रतिरोध कैसे लगे हैं, समांतर में लगे हैं। तो इस टाइप से एक प्रतिरोध हो गया, फिर ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, फिर ये तीसरा प्रतिरोध हो गया, फिर ये चौथा प्रतिरोध हो गया। ऐसा करते हुए दोस्तों ऐसे 10 प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब आपको पता होगा यदि समांतर में रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं तो कैसा निकालते हैं। तो सबसे पहले सीरीज में देखेंगे, टोटल आर टी इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ये होता है डियर स्टूडेंट सीरीज में, ठीक है। तो समांतर में कैसा हो जाएगा, पैरेलल में कैसा हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1/RT यदि हमें निकालना है तो हमारे पास ऐसे ऐसे कितने प्रतिरोध है दोस्तों, 10 प्रतिरोध है। अब 10 प्रतिरोध है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब जो प्रतिरोध का मान कितना है, 10 है, और प्रतिरोध की संख्या का मान कितना है दोस्तों, 10 है। तो ये कैलकुलेशन करेंगे आप तो ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा, इनका तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 21 कहता है कि अतिरिक्त आवेश हानि का कारण है। तो अतिरिक्त आवेश हानि का कारण क्या हो जाएगा, द एक्सरसाइज न्यूट्रल करेंट इज केस्ड बाय। ऑप्शन ए है फैंस, ऑप्शन बी दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट, एंड ऑप्शन डी दिया है कूलर्स। तो यहाँ पर आवेश हानि का एक कारण क्या है ये पूछा गया है। तो हमें ये बताना है कि ये जो लॉसेस है, इसी लॉसेस के बारे में हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो फैन, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्लास्ट है, और कूलर्स। तो यहाँ पर हमें यदि 4 ऑप्शन को यदि समझें, कॉन्सेप्ट बेस की बात कर रहे हैं हम, यदि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो ब्लास्टिंग जहाँ होगी, ब्लास्ट जहाँ होगा वहीं पर चार्ज की हानि होगी, आवेश की हानि होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक जो ब्लास्ट है अतिरिक्त आवेश हानि का कारण होता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा लॉसेस का कारण इलेक्ट्रिक ब्लास्ट ही होता है दोस्तों। फैन हो नहीं सकता, रेफ्रिजरेटर नहीं हो सकता, कूलर नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इसमें तो पावर जब सप्लाई देते हैं आप तो इसका आउटपुट हमें कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट में दोस्तों हमें नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। कहीं पर देखना आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा होगा, कहीं पर इलेक्ट्रिकल लिखा होगा, कहीं पर इलेक्ट्रिक लिखा रहता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनका मीनिंग एक ही होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वाट, ऑप्शन बी दिया है किलोवाट, ऑप्शन सी दिया है किलोवाट हावर, एंड ऑप्शन डी दिया है जूल। तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की बात की गई है। आपके घरों में जो विद्युत ऊर्जा की खपत होती है,
घरों में जो विद्युत ऊर्जा की खपत होती है उसी की इकाई के बारे में पूछा गया है। तो घरों में विद्युत ऊर्जा की जो खपत होती है दोस्तों, उसी की इकाई क्या होती है? तो हमारे घरों में जो विद्युत ऊर्जा खपत होती है उसकी इकाई क्या होगी? तो आपने देखा होगा कि विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो किलोवाट हावर होती है, kWh होती है। तो इसे किलोवाट हावर्स इसकी इकाई से मापा जाता है। तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगा? किलोवाट हावर। और 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट, यहाँ यदि कॉन्सेप्ट को जाने तो कॉन्सेप्ट में लिखा है, आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ। दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन यदि हमें पता नहीं रहेगा, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन से ही जो है फंडामेंटल यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम फंडामेंटल यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट्स को कवर कर रहे हैं दोस्तों। जब फंडामेंटल यूनिट्स पूरी कवर हो जाएगी तब हम यूनिट वाइज दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। फिर डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, एसी मोटर, ट्रांसफार्मर, दोस्तों इन यूनिट्स को फिर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, केल्विन किसकी एसआई यूनिट है? इसमें पूछ लिया है कि डायरेक्ट यूनिट के बारे में दे दिया है इसमें केल्विन। इसमें 2 क्वेश्चन बन के आते हैं। एक तो केल्विन जिसकी यूनिट है वो है टेम्परेचर की यूनिट। ताप की यूनिट क्या है दोस्तों? केल्विन है। इस क्वेश्चन को ऐसा घुमा के पूछा जा सकता था कि तापक्रम की इकाई अर्थात टेम्परेचर की यूनिट्स क्या है? तो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है। टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस में भी होती है। टेम्परेचर की यूनिट फ़ारेनहाइट में भी होती है। तो दोस्तों इसमें जिस टाइप से ऑप्शन दिया होगा यहाँ पर उस टाइप से आपको ऑप्शन का आंसर सही चूज़ करके लगाना है। तो इसमें यहाँ पर केल्विन की जो एसआई यूनिट दी हुई है ये है टेम्परेचर की एसआई जो यूनिट है वो केल्विन दी हुई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? तो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन से होंगे? वेक्टर और स्केलर में यदि बात करें हम तो वेक्टर मतलब होता है सदिश और स्केलर यानी होता है दोस्तों अदिश। हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी इसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डाउट हो जाता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी मीन्स अदिश राशि, क्वांटिटीज़ तो ये अदिश राशि की श्रेणी में आते हैं, ये अदिश राशि हैं। और वेक्टर क्वांटिटी ये सदिश राशि हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि इनमें से एक सदिश परिमाण क्या है या सदिश क्वांटिटी क्या है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आयतन, ऑप्शन बी दिया है चाल स्पीड, ऑप्शन सी दिया है डेंसिटी घनत्व, ऑप्शन डी दिया है एक्सीलरेशन त्वरण। तो यहाँ पर सदिश की बात की गई दोस्तों। तो जिसमें आप अ का उच्चारण होता है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, यदि इसको ट्रिक रूप से हम समझें तो जिसमें अ का उच्चारण होता है, अ का उच्चारण होता है तो समझ जाइएगा जिस भी शब्द में अ का उच्चारण होगा वो सदिश राशि होगा। क्लियर है दोस्तों? जिसमें अ का उच्चारण होगा वो सदिश राशि होगी। आप देख लीजिए आयतन में अ का उच्चारण हो रहा है, चाल में अ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है दोस्तों, डेंसिटी में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश परिमाण है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है देखेंगे आप दोस्तों, तो ये सदिश परिमाण एक्सीलरेशन ही त्वरण ही इसमें सदिश परिमाण के अंतर्गत आएगा। अब यदि यहाँ पर देखें अदिश राशि की ट्रिक, अदिश राशि की जो ट्रिक है तो इसका ट्रिक है उसका दाल, ट्रिक है उसका दाल MSC से आता है, ये इसका ट्रिक है। तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में एक सदिश परिमाण है पूछा गया है, तो यहाँ पर जो त्वरण है ये सदिश परिमाण होता है।
क्योंकि त्वरण एक सदिश राशि है और त्वरण मतलब कि वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो इसका यहाँ पर यदि कैलकुलेशन करें तो त्वरण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेग बटे समय। यूनिट्स क्या हो जाएगी इसकी, हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेग जो है वो मीटर में हो जाएगा और समय क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण की जो इकाई हो जाएगी वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके दो क्वेश्चन बन के आते हैं, यहाँ से दोनों क्वेश्चन निकलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें यूनिट भी पूछ सकता है और इसकी यूनिट के साथ साथ इसमें सदिश राशि और अदिश राशि दोनों पूछे जा सकते हैं। बेसिकली ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक फिजिक्स ही है और फिजिक्स से ही इलेक्ट्रिकल का जन्म हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार, DMRC 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। ओम के अनुसार क्या है, तो ऑप्शन दिया है वोल्टता धारा से स्थिर है, ऑप्शन बी दिया वोल्टा धारा के अनुपातिक है, ऑप्शन सी दिया है वोल्टा धारा के व्युत्क्रमी अनुपातिक है और ऑप्शन डी दिया है वोल्टता प्रतिरोध के अनुपातिक है। तो ओम्स लॉ आप देखेंगे तो ओम्स लॉ क्या कहता है, यदि किसी कंडक्टर के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, ये कोई कंडक्टर है मेरे प्रियो और इस कंडक्टर के सिरा ए हो गया और ये बी हो गया। यदि किसी कंडक्टर के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, हमने इस कंडक्टर के सिरों पर क्या लगा दिए, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए, विभवांतर दे दिए। तो किसी कंडक्टर के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस कंडक्टर में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये ओम का नियम है। तो ओम्स लॉ के अनुसार यदि हम यहाँ चार ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर वोल्टता धारा के क्या है, अनुपातिक है। द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करेंट, तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है दोस्तों, I। और यही रिलेशन क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम का नियम के अनुसार होता है। ओम्स लॉ है, सर जॉर्ज साइमन ओम ने यह ओम का नियम दिया था। तो इसके चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो यही है ओम के नियम के अनुसार जो है V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। और इसी को यदि आप कांस्टेंट लगाते हैं तो V इज इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा। प्रोपोर्शनल हटाने पर हमें R को शो करना होता है, क्योंकि R कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी डियर स्टूडेंट। अब सर जी आप कहेंगे कि प्रतिरोधकता की इकाई जो है, रेजिस्टिविटी की इकाई तो कुछ और होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। लेकिन रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो अलग होगी। इसमें रेजिस्टिविटी जो प्रॉपर्टी है, कंडक्टर के अंदर का रेजिस्टेंस नहीं, कंडक्टर के अंदर के रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा रहा है, उसकी इकाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए देखेंगे ओम मीटर, ऑप्शन बी है मोह मीटर, ऑप्शन सी दिया है मोह या ऑप्शन डी दिया है ओम। तो प्रतिरोधकता अर्थात की रेजिस्टिविटी की जो इकाई होगी दोस्तों, ये हो जाएगी ओम। क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी। तो R की जो इकाई है ये ओम है। यदि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा जाता तो उसकी इकाई कुछ और हो जाती है। चलिए देखेंगे यहाँ पर L इज इक्वल टू क्या है, M। अब यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपान A, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर यदि हम कैलकुलेशन करें तो रेजिस्टेंस जो है इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और लेंथ अपान एरिया, A से होता है एरिया, L से हो जाएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और रो हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और R क्या हो जाएगा, कंडक्टर का हर प्रतिरोध या कंडक्टर का रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर यदि कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, मतलब कि क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर का वर्ग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप तो लेंथ ऑफ कंडक्टर भी मीटर में हो जाएगा दोस्तों,
ठीक है, और इसका मान भी मीटर में ही हो जाएगा, इसलिए इसका हो जाएगा मीटर वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो कैलकुलेशन करके आप ऐसा निकाल सकते हैं, जो रो का मान है ओम मीटर, कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओम मीटर। तो ओम मीटर कैसे निकाले हमने? तो ओम मीटर निकालने के पीछे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, हमने रो का मान जो निकाला आर। अब देखो R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L अपान ए। यदि हम रो को इधर पक्षांतर करते हैं तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो रो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू ए हो जाएगा। अब रो को यहाँ पर जैसा का वैसा रखेंगे तो R इंटू ए अपान क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। अब यहाँ पर रजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है, और ये एरिया का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भी क्या हो जाएगा? मीटर ही हो जाएगा। और इसका मान क्या, लेंथ का भी क्या होता है? मीटर में होता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट ओम मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओम मीटर। तो ये यहाँ पर जो रजिस्टिविटी का मान हो जाएगा, रो का मान ओम मीटर हो जाएगा इसकी यूनिट। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके इसे निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। 1 किलोवाट की विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित के बराबर होती है। 1 kWh की जो ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है? चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और क्वेश्चन का लेवल भी दोस्तों बहुत शानदार है, इजी पैटर्न है। यही ऐसे ही क्वेश्चन ITI TO और व्यापम सब इंजीनियर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब इंजीनियर में, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है ये इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, 100 क्वेश्चन कवर करना होगा आपको, और ये 200 नंबर का होगा। क्लियर है स्टूडेंट? 1 kWh की विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित के बराबर होती है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 3600 जूल, ऑप्शन बी दिया है 860 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी दिया है 3600 वाट, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 4186 जूल। तो ध्यान दीजिए, कभी भी जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं 1 kWh की विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ सकते हैं कि एकदम इजी लेवल, फिजिक्स लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, और ये बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। तो 1 kWh की विद्युत ऊर्जा 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। फिजिक्स के क्वेश्चन में भी यदि आप ग्रुप डी या एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो उनमें भी इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। यदि आप ग्रुप डी का पेपर उठाते हैं, रेलवे ग्रुप डी का, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप एनटीपीसी का क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो वहाँ पर भी आपको फिजिक्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानक प्रतिरोधक के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री में क्या होना चाहिए? तो किसी भी मानक प्रतिरोध जो आप देखेंगे स्टैंडर्ड जो रेजिस्टेंस होता है, उसके निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री क्या क्या यूज़ की जाती है उसमें, तो आपको पता होना चाहिए। यदि आप रेजिस्टेंस बना रहे हैं तो रेजिस्टेंस की रजिस्टिविटी हाई होना चाहिए, मतलब कि जो पदार्थ यूज़ करेंगे उसकी रजिस्टिविटी हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, तो रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ये इनका उपयोग किया जाता है। बेसिकली यूरेका का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो 4 ऑप्शन में देखना है, निम्न प्रतिरोधकता का यूज़ करेंगे, या ऑप्शन बी दिया है उच्च प्रतिरोधकता और निम्न ताप गुणांक, ऑप्शन सी दिया है उच्च ताप गुणांक, ऑप्शन डी दिया है निम्न प्रतिरोधकता और उच्च ताप गुणांक। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि ये उच्च ताप गुणांक क्या है, निम्न ताप गुणांक क्या है। तो मैं इसे समझाना चाहूँगा आपको। ये लो टेम्परेचर कोफिशिएंट है जिसे निम्न ताप गुणांक कहा जाता है। अब जितने भी रेजिस्टेंस बनाने के लिए मटेरियल यूज़ करते हैं हम, ये जितने भी मटेरियल हैं,
इनकी रजिस्टिविटी आपको बहुत हाई मिलेगी। इट मीन्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसकी जो रजिस्टिविटी है, हाई रजिस्टिविटी का हम क्या करेंगे, रजिस्टेंस बनाएंगे। अब हाई रजिस्टिविटी तो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ में भी एक और चीज़ उसमें इंक्लूड होना चाहिए, और उसका नाम है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है वो लो होना चाहिए, मतलब कि ये कह सकते हैं निम्न ताप गुणांक होना चाहिए। ताप गुणांक कैसा होना चाहिए, इसका निम्न होना चाहिए। निम्न ताप गुणांक होगा तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। यदि निम्न ताप गुणांक होगा तो जल्दी ख़राब नहीं होगा और इसकी सर्विस ज़्यादा मिलेगी। यदि उच्च ताप गुणांक होगा दोस्तों तो ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो उच्च प्रतिरोधकता और निम्न ताप गुणांक अर्थात ताप बढ़ने पर उसके प्रतिरोध में बहुत नगण्य परिवर्तन होना चाहिए। यदि हम टी को बढ़ाते हैं तो इसके रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस कंपोनेंट्स में ये जो कंपोनेंट है जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगेगा उस टेम्परेचर का मान कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। तो रैपिडली यदि इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है तो इसकी रजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसा मटेरियल हम यूज़ करेंगे और ये है यूरेका और मैग्नीन, इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में क्या होना चाहिए। ऑप्शन यदि हम देखें आदर्श वोल्टेज स्रोत में क्या होना चाहिए, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। 4 ऑप्शन दिया है, स्मॉल वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ऑप्शन बी दिया है 0 सोर्स रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी दिया है इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी दिया है लार्ज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो एक आदर्श वोल्टेज सोर्स में क्या क्या होना चाहिए, 0 सोर्स रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर शून्य स्रोत प्रतिरोध होना चाहिए, क्योंकि यदि इसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो आप इससे निकलने वाला जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका मान कम हो जाएगा। इसीलिए आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। 0 होगा तो ही उससे ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहाँ से निकलेंगे। यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो जो वोल्टेज है वो ऑटोमेटिक खुद ही ड्रॉप कर लेगा, तो फिर कंडक्टर में करंट फ्लो कहाँ से होगी, ईएमएफ का फ्लो होगा ही नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस नहीं होगा वहाँ से। इसीलिए दोस्तों एक आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होना चाहिए, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, एक आदर्श वोल्टेज सोर्स में क्या होना चाहिए, 0 रेजिस्टेंस होना चाहिए, शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न बहुत इजी है दोस्तों, और ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। बहुत से एग्ज़ाम में देखेंगे आप, बड़ी बड़ी एग्ज़ाम में व्यापम सब इंजीनियर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो आप, IIT का क्वेश्चन पेपर देख लो आप, आपको जो क्वेश्चन का जो पैटर्न मिलेगा वो इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाती हैं और इन्हीं के आंसर हमें पता नहीं होते। क्वेश्चन है बायो-सेवर्ट नियम किसका सामान्य संशोधन है। तो बायो-सेवर्ट लॉ जो है दोस्तों, ये आप देखेंगे तो ये किसका संशोधन है। बायो-सेवर्ट का नियम यदि आप देखेंगे तो ये किसका संशोधन नियम है। ऑप्शन ए दिया है लेंज का नियम, ऑप्शन बी दिया है एम्पियर का नियम, ऑप्शन सी दिया है फैराडे का नियम और ऑप्शन डी दिया है किरचॉफ का नियम। तो देखो बायो-सेवर्ट लॉ जो है ये लेंज के नियम से इसका दूर तक रिलेशन नहीं है। अब देखेंगे फैराडेस लॉ से बायो-सेवर्ट का तो कोई दूर तक रिलेशन नहीं है, क्योंकि फैराडे ने जो नियम दिया है दोस्तों फैराडे का, तो फैराडे ने जो नियम दिया है वो फैराडे का नियम बायो-सेवर्ट लॉ से कहीं तक मैच नहीं खाता। उसके बाद किरचॉफ का जो नियम है, किरचॉफ ने KVL एंड KCL का दोनों का नियम दिया है, तो ये भी नियम दोनों मैच नहीं खाता। अब ये जो है एम्पियर का नियम, तो ये बायो-सेवर्ट के नियम से इसका मैच खाता है, क्योंकि उसी का संशोधन रूप है। बायो-सेवर्ट जो है साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम के अनुसार ये नियम दिया हुआ है। तो बायो-सेवर्ट जो नियम है वो एम्पियर के नियम का ही संशोधन रूप है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, किसकी यूनिट है एम्पियर सेकेंड। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसकी यूनिट है। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इकाई से तो यूनिट से तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एम्पियर सेकेंड किसका है। चलिए SSC JEE 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन।
कवर करेंगे इसे, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। कभी कभी ये विद्युत वाहक बल का फुल फॉर्म पूछ लेता है, फुल फॉर्म। तो हम देखेंगे कि विद्युत वाहक बल का फुल फॉर्म क्या होता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में क्या कहा जाता है, विद्युत वाहक बल, या इसे वी वाह बल शॉर्टकट में लिखा जाता है। तो इसका मान हमें पता रहना चाहिए, इसका फुल फॉर्म हमें पता रहना चाहिए दोस्तों। चलिए, ऑप्शन बी दिया है पावर, शक्ति। ये जो शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, वाट होगी। अब शक्ति की इकाई वाट है और यहाँ पर एम्पियर सेकेंड दिया हुआ है, तो दूर दूर तक इसका आंसर ये हो नहीं सकता। चलिए अब देखते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया है विद्युत आवेश। तो एम्पियर सेकेंड जो इकाई हो सकता है तो विद्युत आवेश का ही हो सकता है, चार्ज का ही होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो इकाई होगी दोस्तों, ये क्या हो जाएगी, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड हो जाएगी। क्योंकि एनर्जी की इकाई क्या होती है दोस्तों, ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है। ऊर्जा की इकाई क्या है दोस्तों, जूल है। तो जूल ऊर्जा की इकाई, तो ये भी कहीं से दूर दूर तक इसकी इकाई हो नहीं सकती। अब बचा क्या दोस्तों हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज बचा हमारे पास, और इलेक्ट्रिक चार्ज ही इकाई होती है ये होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई होती है एम्पियर सेकेंड। कैसे होगी, चलिए इसे समझेंगे। क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है दोस्तों, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। तो ये चार्ज की इकाई, इसे Q से शो किया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को, विद्युत आवेश को Q से शो किया जाता है। तो I जो है ये दोस्तों, ये एम्पियर हो गया। करंट की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। और टी क्या है दोस्तों, समय है। तो समय को शो करते हैं हम सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। तो विद्युत आवेश की जो इकाई हो जाएगी वो एम्पियर सेकंड हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी स्टूडेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 32 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 BOT यूनिट इज, मतलब कि एक BOT यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले तो BOT का फुल फॉर्म क्या होता है, BOT का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स। तो BOT का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स होता है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो 1 BOT मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब इसकी इकाई क्या हो जाएगी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1000 किलोवाट हावर, 10 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर और 0.1 किलोवाट हावर। तो 1 जो BOT होता है दोस्तों, 1 BOT, इसे 1 BOT को ही 1 यूनिट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट कहा जाता है। 1 BOT लिखा है, इसका मतलब 1 यूनिट्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक यूनिट या एक BOT के बारे में पूछ ले तो आपको एक यूनिट के बारे में ही बताना है। और याद रखिएगा 1 BOT यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट हावर होता है, 1 किलोवाट हावर। तो ये याद रखेंगे, क्योंकि इसकी इकाई क्या है, किलोवाट हावर। और 1 जो BOT होता है, 1 BOT इज इक्वल टू 1 किलोवाट हावर होता है। दोनों पूछ लेता है, 1 BOT इज इक्वल टू 1 यूनिट भी होता है और 1 BOT इज इक्वल टू 1 किलोवाट हावर भी होता है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा की SI यूनिट क्या है। अब यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की SI यूनिट पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं विद्युत ऊर्जा की जो SI यूनिट है, अभी इसके पहले भी हमने आपको बताया है। अब बहुत से स्टूडेंट जिन्हें याद है तो वो कमेंट कर सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा की SI यूनिट क्या है दोस्तों। तो स्वाभाविक सी बात है, वाट सेकेंड, जूल, किलोवाट हावर, वोल्ट एम्पियर सेकेंड। तो आपको पता है वाट सेकेंड किसी और की होती है, तो वाट सेकेंड अभी आपने अपने देखा होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जूल, तो ये होती है विद्युत ऊर्जा की इकाई। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्युत ऊर्जा की इकाई, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है दोस्तों। किलोवाट हावर इकाई, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन बी, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इकाई।
चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके देना है। ए तथा बी दो तार जो एक ही पदार्थ के हैं किंतु भिन्न भिन्न लंबाई के L और 2L के हैं, क्रमशः R और 2R त्रिज्या वाले हैं, तदनुसार इनके विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। SSC JEE 2022 में पूछा गया है दोस्तों। चलिए अब ये जो है 2012 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन दोस्तों SSC JEE के क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन दोस्तों, यदि आप SSC JEE का पेपर उठाते हैं तो SSC JEE में जब आप देखेंगे डिप्लोमा लेवल में दोस्तों जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जब SSC JEE इस टाइप के क्वेश्चन उठाता है तो यहीं से व्यापम सब इंजीनियर भी उठाता है। व्यापम सब इंजीनियर यहीं से आप देखेंगे बेसिक क्वेश्चन, तो बेसिक क्वेश्चन का पैटर्न तो यही रहेगा दोस्तों। ITI TU में भी यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब जो टेक्निकल का जो पोर्शन है दोस्तों एज अ सेम क्वेश्चन का पैटर्न होता है। और ये SSC JEE, व्यापम सब इंजीनियर, ITI TU और अदर जो है टेक्निकल जो पोस्ट निकलती है, वैकेंसी निकलती है JEE की, जूनियर इंजीनियर की, ठीक है, MPB में निकलती है, उनके भी क्वेश्चन का जो लेवल होता है दोस्तों ऐसा ही लेवल होता है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।